हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 9 ऑफ व्हेन द फोन रिंग, जिसके शुरुआत में इना हीजू से वही डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और बोलती है ये देखो, पेक सायोन इस फैमिली का रियल बेटा नहीं है। तो ये देख के हीजू का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो वो कहती है क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? तो वो कहती है नहीं। देन वो सायोन की उसी बात को याद करती है जिसमें उसने कहा था अगर मैं पेक सायोन नहीं रहूँ तो मैं तुमसे प्यार करने वाला सायोन रहूंगा। तो इना कहती है मैंने इसी की वजह से ये शादी नहीं की थी और अब तुम्हें भी इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस फैमिली ने हमसे झूठ बोला है। देन हीजू से पूछती है क्या तुम्हें ये पता है रियल पेक सायोन कौन है? तो वो कहती है नहीं, लेकिन मैंने पेक सायोन को तभी देखा था तब ये 15 साल का हुआ, उससे पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा, जो कि बहुत ही अजीब बात है। देन तब वो जाने वाली होती है तो हीजू कहती है ये सब मेरी मर्जी है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ क्योंकि मैंने भी तो उसे धोखा दिया है, मैंने भी उसे झूठ बोला है कि मैं नहीं बोल सकती हूँ और ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो इना उसकी आवाज सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है और बोलती है तुम्हारी आवाज मैंने काफी सालों बाद सुनी है और मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे तुम मुझे बचपन में बुलाया करती थी वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। देन हीजू उससे कहती है हमें इनके रियल बेटे के बारे में पता लगाना पड़ेगा। उसी साइड हम देखते हैं सायोन को, जिसकी आंख खुलती है और वो उस बूढ़े आदमी को लेकर जाने वाला होता है, उनके ऊपर फिर से आग गिर जाती है और वो दोनों वहीं गिर जाते हैं और हीजू कंटिन्यूअसली उसे कॉल पे कॉल किए जा रही थी बट वो तो आंसर दे नहीं सकता था। तो वो पैनिक होकर पुलिस के पास कॉल कर देती है और बोलती है मेरा हस्बैंड गायब है, प्लीज आप उसका पता लगाइए। और मेरे हस्बैंड को धमकियां भी मिलती है, उस पे बॉम्ब अटैक भी हुआ है। देन पुलिस उसके हस्बैंड का नाम पूछती है तो वो बता नहीं सकती थी। देन वो कॉल को कट कर देती है और फिर से परेशान हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। तो वो उसी डॉक्यूमेंट को देखती है और इना की बात को याद करती है जिसमें उसने कहा था कि वो सिर्फ 15 साल के बाद ही उससे मिली थी। मीन्स 15 साल तक उसकी फैमिली ने उसे क्यों छिपाया किसी से। तो वो ये जानने के लिए सीधा सायोन के मोम डैड के पास पहुंच जाती है और उससे बोलती है कि आप पुलिस को कॉल कीजिए, सायोन घर पर नहीं है और उसका पता लगाइए। तो जैसे सायोन का मोम डैड उसको बोलता हुआ सुनते हैं वो लाइक शॉक्ड हो जाती है कि ये कब से बोलने लग गई है। देन हिजुन से सारी बात बता देती है कि मुझे पता लग गया है वो आपका रियल बेटा नहीं है। तो सायोन का डैड गुस्से में कहता है ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? तो वो कहती है हाँ ये सच है और पता नहीं आपने मुझसे क्या क्या सीक्रेट्स छिपा रखे हैं। तो उसकी मोम कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सायोन हमारा रियल बेटा नहीं है और ना तुम उसकी रियल वाइफ हो। तो वो कहती है ये मैं जानती हूँ लेकिन आप सायोन का पता लगाइए। तभी उनका बंदा कॉल करके पता लगाता है और बोलता है सायोन का कोई अता पता नहीं। तो उसकी मोम कहती है देख लिया, सायोन का हमें कुछ नहीं पता है। तो हिजुन से कहती है बेशक वो आपका रियल बेटा नहीं है लेकिन ये तो आपको भी पता है कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसे ढूंढना ही पड़ेगा। और ये कह के वो वहां से चली जाती है। देन तो वो जा रही होती है तो वही बंदा हिजू के पास आता है और बोलता है मैं आपको स्पोक पर्सन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तब इनका बेटा छोटा था तो उसकी आइज का कलर डिफरेंट था, लेकिन 15 साल बाद तब वो आया तो उसकी आइज बिल्कुल सही थी। अब मुझे नहीं पता उन्होंने सर्जरी करवाई या क्या किया। तो हिजू जैसे ये सुनती है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है बिकॉज अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग गया था। देन वो किडनैपर को याद करती है जिसकी आइज डिफरेंट थी और उसे फाइनली पता लग जाता है कि रियल पेक सायोन वो किडनैपर ही है और शायद वो सायोन के पीछे इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उसे अपनी पोजीशन वापस चाहिए। तो ये सब सोच सोच के वो बहुत घबरा जाती है एंड तभी उसके पास जी सांग्यू का कॉल आता है। देन वो पिक करती है। नेक्स्ट सीन में वो फटाफट हॉस्पिटल जा रही होती है जहाँ पर उसे जी सांग्यू मिलता है। तो वो कहती है पेक सायोन कैसा है? देन वो उसका ब्लेजर देखती है और बोलती है ये जला हुआ क्यों है, क्या हुआ है उसको? देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस बूढ़े आदमी के पास कोई और नहीं बल्कि जी सांग्यू ही गया था उन ऑर्फनेज के बच्चों के केस को सुलझाने के लिए बिकॉज उस बूढ़े आदमी के नाम से ही वो बंगलो था, तो शायद उसे उसके पास से कोई सुराग मिल जाए। देन जी सांग्यू अपनी आईडी दिखाता है और बोलता है मैं उन बच्चों के बारे में जानना चाहता हूँ। तो उसे बाहर निकाल देता है बिना कुछ कहे। देन जी सांग्यू वापस आ रहा होता है तो यूरी उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? तो वो कहता है नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। और इतने में ही वो सायोन को देख लेता है उसी साइड जाते हुए। देन वो उसका पीछा करता है और देखता है कि वहाँ पर आग लगी हुई है, वो दोनों बेहोश हैं। तो वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालता है। देन वो हीजू से कहता है हीजू मुझे नहीं पता तुम्हारा सायोन के साथ क्या रिलेशनशिप है, लेकिन तब मैंने तुम्हारी इतनी सारी मिस्ड कॉल देखी ना सायोन के फोन पे तो मैं सच में शॉक्ड हो गया। और वो उसे उसका मोबाइल देता है। तो हीजू कहती है सांग्यू सॉरी मैंने तुमसे बहुत कुछ छिपाया है। और इतने में ही वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। देन तो वो सायोन के पास होती है तो बोलती है मुझे पता है तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा ना। और वो उसकी ऐसी हालत को देखकर रोने लग जाती है और उसकी हर बात को याद करती है। लाइक उसने मोबाइल पे कहा था कि वो उसे जेल से छुड़ाना चाहता है। ऑल्सो तो वो गिर गई थी तो वो उसके लिए कितना भागा था और उसकी हर एक बात को और रोने लग जाती है और बोलती है तुमने मेरी हर बार कितनी केयर की है लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूरी को जो कि एक रिपोर्टर के साथ होती है जिसका नाम होता है जांग ह्योक जिन, जो कि उन ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में ही पूछने लग जाता है। तो यूरी उससे कहती है क्या मैं तुम्हें सच में उसके बारे में एक सीक्रेट बता दूं? एंड वो उसे कुछ बताती है तो वो एकदम से शॉक्ड होकर कहते हैं क्या वो ट्विंस थे? उसी साइड हम देखते हैं उस किडनैपर को जो कि फिशेस वगैरह काट रहा होता है और तभी उसके पास उसके मास्टर का मैसेज आता है जो कि उससे बोलता है तुम अपनी मनमानी करना बंद करो बिकॉज उसने ही वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। और वो बोलता है तुम शुक्र मनाओ कि सायोन जिंदा है। देन हमें लिटिल सायोन दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है कि एक बूढ़ा आदमी रियल पेक सायोन के साथ आया हुआ है जो कि पेक सायोन का दादा था जिसने ब्लैक बैग
दिया था तो सायन का रियल डैड उस बैग को किसी बोट में रख रहा था। देन सायन तब उससे पूछता है, डैड वो आदमी फिर से आया था, वो कौन था? तो वो उसे अंदर लेकर जाता है और बोलता है, तुम इसके बारे में इतना ध्यान मत दो और रात को तुम बाहर मत निकलना। बट रात को तब किसी बच्चे की उसे आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर निकलता है और देखता है कि वो आदमी किसी बच्चे को मार रहा है और वो ये देख के घबरा जाता है। तो सायन का डैड उसकी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना बाहर नहीं आना है। देन वो उस बच्चे को मारने के बाद आता है और बोलता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा नाम अभी तक क्यों नहीं रखा है? क्योंकि मैं तुम्हें अपना ग्रैंडसन बनाना चाहता हूँ। और वो उससे ही अपना ग्रैंडसन क्यों बनाना चाहता है, उसने उस बच्चे को क्यों मारा, ये फिर से एक मिस्ट्री हो गई है। और इतने में ही सायन की आंख खुल जाती है और देखता है हीजू उसके पास ही है। देन वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है तो वो उसे रोक लेता है और कहता है, कहीं मत जाओ। तो वो कहती है, ओके मैं यही हूँ, इट्स ओके। देन हीजू के जाने के बाद उसके पास जी संग्यो आता है और बताता है कि ये हॉस्पिटल मेरे डैड का है तो तुम्हारी अच्छे से केयर होगी। देन वो उससे पूछता है, उस आदमी का क्या जो मेरे साथ था? देन वो उसे उसकी हालत दिखाता है और उसी साइड हीजू अकेले में रो रही होती है बिकॉज उसे सायन के बारे में इतना कुछ पता चला, लाइक वो बहुत इमोशनल हो चुकी थी। देन जी संग्यो उससे पूछता है, वैसे तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशनशिप है? तो वो बताता है, इसके साथ मैं पला बड़ा हूँ। तो वो कहता है, पले बड़े हो? तो वो कहता है, हाँ। वैसे हीजू के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? देन वो बताता है, सिर्फ और सिर्फ हीजू ही मेरी फैमिली है। तो जी संग्यो ये सुन के वाज लाइक, व्हाट? फिर तुम ये सबसे छिपा क्यों रहे हो? तो वो कहते हैं, क्योंकि मैं सबको नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि मीडिया फिर इसके बारे में गॉसिप्स करेंगी। ऑल्सो ये मेरा पर्सनल मैटर भी है। और हाँ, जितना हो सके इस आदमी को बचा लेना क्योंकि इसकी वजह से ही हमें उन ऑर्फनेज बच्चों के बारे में पता लग सकता है, क्योंकि इसने मुझे हिंट दी थी उस बंदे के बारे में जिसने उन सबको मारा है और इसने बताया था कि वो जिंदा है। नेक्स्ट सीन में सायन अपना फोन चेक करता है तो उसमें हीजू के मैसेजेस थे, लाइक तुम कहाँ हो, इतना लेट क्यों हो गया है, तुमने कहा था तुम घर जल्दी आओगे, तुम ठीक तो हो, कॉल तो पिक करो, रिप्लाई तो करो। देन वो उसके वॉइस नोट सुनता है जिसमें उसने कहा था, पिक सायन तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो, तुमने कहा था जल्दी आओगे, कम से कम रिप्लाई तो कर दो। तो ये सब सुन के सायन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि हीजू को उसकी कितनी केयर है। देन तब डॉक्टर आती है तो उससे पूछता है, क्या हीजू बाहर ही है? तो वो कहती है, नहीं वो तो कब की यहाँ से जा चुकी है। और हीजू कहीं और नहीं बल्कि घर गई थी। पेक सायन उसके पास कॉल भी करता है बट वो पिक नहीं करती है और उसके पूरे कमरे की छानबीन कर लेती है उस मोबाइल को निकालने के लिए। देन फाइनली उससे वो मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में सायन का डैड सी फूड बना रहा होता है और बताता है, मैं ये सब अपनी वाइफ के लिए बनाता हूँ। तो एक बंदा उससे पूछता है, आप अपनी वाइफ के लिए ये बनाते हैं तो अपने बेटे के लिए क्या बनाते हैं? तो वो झूठ बोल देता है और कहता है, वैसे उसका इंटरेस्ट सी फूड में ही है। और तभी वहाँ पर इना आ जाती है जिसको सायन के डैड ने ही इनवाइट किया था, जिसे देख के सायन की मॉम एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और उसी साइड हीजू पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन उस फोन को देने के लिए ताकि वो किडनैपर का पता लगा सके। तभी वहाँ पर सायन आता है, उससे बैग लेता है और देखता है और कहता है, ये तुम क्या करने जा रही थी? तो वो कहती है, मैं ये पुलिस को देना चाहती हूँ ताकि ये केस सॉल्व हो जाए। तो वो उसे साथ लेकर जाने वाला होता है। वो कहती है, सायन मुझे सब कुछ पता लग गया है कि तुम रियल पेक्सायन नहीं हो और रियल पेक्सायन कौन है ये भी मुझे पता है और वो तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा है और आगे पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं नहीं चाहती वो तुम्हें और हर्ट करे, तो कम से कम प्लीज एक बार तो मुझे तुम्हें सपोर्ट करने दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और वो इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है। तो सायन कहता है, हीजू मुझे पता है तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस केस में इन्वॉल्व हो क्योंकि इसके बाद तुम्हारे साथ और प्रॉब्लम्स होने लगेगी और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो प्लीज हीजू ये सब मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम परेशान मत करो। देन वो उसे हक कर लेता है, दोनों इमोशनल होते हैं। उसी साइड हम देखते हैं इना को, जिससे वही बंदा पूछता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ कभी भी ऑफिशियली इवेंट पे क्यों नहीं आती है? तो सायन की मोम घबरा जाती है कहीं वो सब कुछ सच सच ना बता दे बिकॉज उसने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी थी। तो वो कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जिस सायन से मैं शादी से पहले मिली और जिस सायन से मैं शादी के बाद मिली वो दोनों ही डिफरेंट थे। और जैसे वो कुछ बोलने वाली होती है वहाँ पर उनके लिए एक पार्सल आ जाता है जिसमें वही फिशेस थी जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। और सायन की मोम फटाफट से बाहर आती है, उस डिलीवरी बॉय को देखती है और उसका पीछा करती है। देन यूरी तब जीसांगी से मिलने के लिए आ रही होती है तो वो टकरा के उसके ऊपर ही गिर जाती है। देन वो नोटिस करती है और कहती है, तुम्हारे हाथ पे लगी हुई है, तुम्हारे यहाँ पे लगी है, तुम्हारे गर्दन पे भी लगी है, क्या हुआ है? तो वो कहता है, ये एक लंबी स्टोरी है। देन वो दोनों साथ खाना खा रहे होते हैं तो वो बताता है कि एक फायर एक्सीडेंट था। तो यूरी उसे डिटेल में बताने के लिए कहती है तो वो कहता है, सॉरी मैं तुम्हें अभी ये नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसमें किसी और की भी पर्सनल डिटेल्स हैं। तो यूरी उसे बताती है कि कोई हमारे इस केस को बंद करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ये सच्चाई सबके सामने आए। नेक्स्ट सीन में हीजू सायन से आराम से सोने के लिए कहती है तो वो कहता है, मुझे अपने बचपन के बहुत ही बुरे बुरे सपने आते हैं। तो वो उसके पास ही सो जाती है और कहती है, वैसे तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ? तो उसे फोन दिखाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर सकता हूँ। तो वो कहती है, ये मुझे अपने मोबाइल में भी चाहिए, जिस पे वो मना कर देता है और कहता है, हीजू तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर मैं कभी टाइम पे ना आऊँ और मैं गायब हो जाऊँ तो तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगी और ना मेरे लिए टेंशन लोगी। तो वो मना कर देती है और कहती है, ऐसा प्रॉमिस मैं कैसे कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। देन वो उससे पूछती है, वैसे वो किडनैपर तुमसे चाहता क्या है? तो वो कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ये मुझे अच्छे से पता है। मैं चाहता हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए और फिर मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी और नई स्टार्टिंग करूँ। देन हीजू तब सो जाती है तो वो उसे देखने लग जाता है। तभी उसके पास
जी संग यू का कॉल आता है और उसके डैड को होश आ चुका था। देन वो दोनों बातें करने लग जाते हैं अपने पास्ट से रिलेटेड, जिसमें तब रियल सायोन के दादाजी ने उसे मारने की कोशिश की थी। तो वो बेहोश हो गया था बट उसे ऐसा लगा जैसे वो मर गया है। तो उसने सायोन के डैड से कहा कि इसे ठिकाने लगाओ, बट उसने तब उसे देखा तो वो जिंदा था, उसकी मेमोरीज लॉस्ट हो चुकी थी, वो डिसेबल हो चुका था। तो उसे ऐसा लगा कि इसे मारना नहीं चाहिए और वो उसे अपने पास ही रख लेता है। देन सायोन उन ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में उससे पूछने लग जाता है। तो उसका डैड उसे एड्रेस बताता है जहाँ पर उनकी डेड बॉडीज हैं, तो शायद उसे वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। उसी साइड उसकी मोम उसका पीछा करते करते उनके कोई पुराने घर में पहुंच गई थी जहाँ पर उसकी दादाजी की फोटोज वगैरह लगी हुई थी। एंड या वहाँ से वही किडनैपर बाहर आता है और उसे देख के हंसने लग जाता है। ऑल्सो सभी टीम मेंबर्स सायोन से मिलने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं हॉस्पिटल में। देन जी संग यू और हिजो तब मिलते हैं तो जी संग यू उसे बताता है कि ऑर्फनेज में तब तुमने किसी बच्चे को सुलाने के लिए गाना गाया था, तब उस मैम ने तुम्हें देख लिया था और इसी वजह से मुझे पता लगा कि तुम बोल सकती हो। वैसे ये अच्छा ही हुआ, एटलीस्ट मैंने तुम्हारी आवाज तो सुन ली। देन हिजो से तब अपने और सायोन के बारे में बताने वाली होती है तो वो कहता है मुझे पता है तुम्हारे बीच जो भी रिलेशनशिप है शायद तुम्हें हानि तो नहीं पहुंचाएगा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। देन तब वो सायोन के पास जा रही होती है तो वो उसी बात को याद करती है कि मेरी वाइफ मेरी वीकनेस है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। देन वो तब जाती है तो देखती है वो रेडी हो रहा है तो उसकी टाई खुद बनाने के लिए बोलती है तो सायोन इसकी हेल्प करता है। ऑल्सो उसने भी आज से काम ज्वाइन कर लिया था। देन वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं और इतने में ही उसके पास कांग का कॉल आ जाता है जो कि कहता है सर हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, मैं आपके लिए पेपर्स और कॉफी लेकर आया हूं। देन वो उनके अंदर आने से पहले खुद ही बाहर आ जाता है और उनसे कॉफी लेता है और बोलता है अब तुम जा सकते हो। तो कांग बार बार अंदर आने की जिद कर रहा था लेकिन अंदर तो हिजू थी, तो उसे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए, और वो उन सबको वहां से ही बाहर भेज देता है। नेक्स्ट सीन में इवेंट के लिए सायोन को स्पीच देना था और हिजू को वो साइन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना था। तो वो स्पीच दे रहा होता है, वो फटाफट से एक्सप्लेन कर रही होती है तो सभी हिजू की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। ऑल्सो उसका डैड भी कहता है मेरी बेटी मुझे तुम पर प्राउड है, आखिरकार तुम ये सब कर रही हो। देन उसका स्पीच खत्म होता है और वो खुश होती है। नेक्स्ट सीन में सायोन तब उसी एड्रेस पर जा रहा होता है तो वही रिपोर्टर उसे बताता है कि मुझे इस केस के बारे में ज्यादा तो नहीं पता लगा लेकिन इतना जरूर पता लगा है कि वो दोनों ट्विंस थे। तो ये सुनकर वो शॉक्ड होता है। उसी साइड पार्क डो कहता है आपने काफी अच्छा किया, उसे वाटर बोतल देता है और कार में बिठाता है। और उसी साइड सायोन उसी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर उनकी डेड बॉडीज थी, ऑर्फनेज के उन बच्चों की जो कि गायब थे। और तभी उसके पास उसी रिपोर्टर का फिर से कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि मुझे कुछ नई बात पता लगी है, आप खुद ही देख लीजिए। तो वो उसी डॉक्यूमेंट को ओपन करता है और एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और उसी साइड हम देखते हैं किसी बंदे को जिसने हिजू को किडनैप कर लिया था। एंड गाइस गेस करो वो कौन हो सकता है? वो था पार्क डो जाए, मीन्स रियली, जिसने उसकी बोतल में कुछ मिला रखा था। और तभी उसके पास कॉल पे कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं सायोन के, बट वो उन्हें पिक नहीं करता है। देन वो फाइल को ओपन करता है जिससे हमें पता लगता है कि उन ट्विंस ब्रदर में से एक बंदे को किसी ने अडॉप्ट किया था जिसका नाम रखा गया था पार्क डो जाए। देन वो हिजू के पास भी कॉल पे कॉल करता है बट वो पिक नहीं कर रही होती है। एंड फाइनली उसे समझ आ चुका था कि इन सबके पीछे पार्क डो जाए ही है। और अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।